नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ताड़ी विरोधी संघर्ष चैप्टर 19 जन संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था। ताड़ी विरोधी संघर्ष की संघर्ष की कड़ियां क्या थी। अगर आप नए हैं तो कॉमेंटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। हमारी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12 यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाला है पेपर बहुत ही जल्द, यूपी पीसीएस, यूपी समीक्षा अधिकारी और यूपीएससी के पेपर। और हरियाणा जुडिशरी के लिए भी हमने हरियाणा कन्विक्शन किराएदारी का हमने पढ़ा रहा हूँ विधिक शिक्षा कॉमेंटेरिया फेसबुक पेज पे, उसको भी आप जरूर देखें। जो हरियाणा जुडिशरी के एस्पिरेंट है, जुडिशरी एडवोकेसी का हम चलाते हैं विधिक शिक्षा कॉमेंटेरिया एफबी पेज और इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर कॉमेंटेरिया। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन पुरुष शराब न पिए, ताड़ी न पिए से खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन 5000 गांव में चला था, आंध्रा के नेल्लोर जिले में। तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन रहा, ताड़ी विरोधी संघर्ष की कड़ियों को हम पढ़ रहे हैं कि 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित हो गई। भटक गई अपने मुद्दे से कि शराब के लिए, मदिरा के लिए और महिला सुरक्षा के लिए आंदोलन चला था। तो 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उनके बाहर होने वाले यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित हो गई। केंद्रित रहा, हो नहीं गई, केंद्रित रहा। मतलब यह आंदोलन 8वें दशक में इस तरीके से केंद्रित रहा। इन समूहों ने महिलाओं को दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई। और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और जो विद्यार्थी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो हमारे इस लेक्चर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और संपत्ति कानूनों की मांग। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार में उपस्थित, क्या कहा गया है? 8वें दशक में महिला आंदोलन परिवार में उपस्थित आप लोग को दिख रहा है पूरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड, ये देखिए, और भी स्पष्ट, बहुत स्पष्ट दिखेगा कि 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर परिवार के होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। और इन समूहों ने, जो महिलाओं का समूह था, जो महिलाओं की टोलियां थी, और एक बात जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई कि शहर की महिलाएं सामाजिक महिला समूहों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता समूह के साथ, महिला समूह, महिला संगठनों के साथ मिलकर शहर की ही महिलाएं आगे आगे होती थी पहले विरोध में, शहर की ही सामान्य तबके की महिलाएं। लेकिन अब महिला अत्याचार के खिलाफ और महिला उत्पीड़न के खिलाफ, महिला यौन हिंसा के खिलाफ अब गांव की महिलाएं भी सड़क पर उतर गई। इसीलिए इस आंदोलन का इतना हम बखान कर रहे हैं कि ताड़ी विरोधी संघर्ष की जो कड़ियां थी कैसे आपस में जुड़ी हैं, इन सारी कड़ियों को हम जोड़ रहे हैं और उसको बता रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नितांत आवश्यक सब्जेक्ट होगा कि हर एक संघर्ष पर विश्लेषणात्मक
और विस्तार पूर्वक सारगर्भित चर्चा का वो आनंद ले। तो 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाले अपराधों के मुद्दों पर केंद्रित रह गया और इस समूह ने महिलाओं के ताड़ी विरोधी संघर्ष में जो महिलाओं का समूह था, इस समूह ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की मांग की। अपने लिए उन्होंने मांग भी की और इस तरह के अभियानों महिलाओं ने ये चलाया था, इसीलिए इसकी स्पेशलिटी है ये। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में, महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी रूप धारण करते गया। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दे पर, सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले, सामाजिक टकरावों के मुद्दों पर भी खुले और सामाजिक टकराव के मुद्दे पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। आठवें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा और इन समूहों ने महिलाओं के दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की मांग की। इस तरह के अभियानों ने, इस तरह के महिला अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। जाग गया समाज। जागरूकता का मतलब उनको नॉलेज हुआ कि हाँ, महिलाओं का भी मुद्दा होना चाहिए, ये भी मुद्दा होना चाहिए। उनका ध्यान आकर्षण किया कि इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दे पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। और ऊपर हमने ऐसे विषय की बात है कि 9वें दशक तक आते आते, अभी 8वें दशक, तो 9वें दशक तक मतलब 1900 आते आते, दशक का मतलब 10 वर्ष, तो 9वें दशक मतलब 90 साल, तो 1990 की बात करें तो 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन महिला आंदोलन समान राजनीतिक, हर जगह समानता का अधिकार और एक रास्ता का समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा कि हमें भी राजनीति में प्रतिनिधित्व चाहिए। हमें प्रेसिडेंट बनना है, हमें पीएम का चुनाव लड़ना है, हमें सांसद बनना है, हमें राज्यसभा सांसद बनना है, हमें विधानसभा का सदस्य बनना है। इसलिए महिलाओं ने मांग करने लगी क्या कि 9वें दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। लोकसभा अध्यक्ष हम बन जाए तो महिलाओं के लिए बात होने लगी। और संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन, संविधान के, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय, हमने बताया था आपको स्थानीय सुशासन, महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में, मतलब सभासद, मेयर, ये होते हैं ना राजनीतिक निकाय, सभासद बन जाएंगी महिलाएं,
लड़ सकती हैं चुनाव, महिला सीट हो गई, अब मेयर का चुनाव लड़ सकती हैं। इस तरीके से ये आ गया कि 73वें भारतीय संविधान के 73वें और 74वें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत महिलाओं की को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का बन गया है आज के लेक्चर से। 8वें दशक के दौरान, मतलब 1980 की बात हो रही थी, 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उनके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने महिलाओं की दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की मांग की। और इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की और धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। और 90 दशक यानी 1990 की बात है कि 90 दशक की जब बात आएगी, दशक का मतलब 10 और 90 का मतलब 9 गुणे 10 90, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा कि राजनीति में भी हमको स्थान चाहिए पुरुषों के समान। और भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में, स्थानीय राजनीतिक निकाय का मतलब सभासद की पोस्ट मिल जाए, मेयर की पोस्ट मिल जाए, इस तरीके की, और कारपोरेशन में आप कोई मेंबर बन जाए या कारपोरेशन के हेड बन जाए, तो इसको बोलते हैं स्थानीय निकाय। तो स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर द पावर्स फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्शंस। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक थारो रिवीजन देता हूं, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। ताड़ी विरोधी संघर्ष की कड़ियां हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ताड़ी विरोधी संघर्ष की बात हुई थी कि ताड़ी विरोधी संघर्ष की कड़ियां क्या थी कि 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। और इस समूह ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की मांग की। संपत्ति कानून और व्यक्तिगत कानूनों की मांग की। और इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति, महिलाओं के मुद्दे के प्रति व्यापक जागरूकता समाज में पैदा की और सुधारों से हटकर, और धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। और 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा और महिलाओं को संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में ये देखिए स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण क्या मिला, आरक्षण दिया गया। स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। क्या किया गया? 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा और इन्हीं महिला समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित, किसके सिद्धांत पर? और लैंगिक समानता, दोनों लिंग, पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लैंगिक समानता का सिद्धांत, कि कोई द्वेष नहीं है, जो पद आपको मिलेगा वो पद आपको मिलेगा, जिस पद पर आप काम कर सकते हैं, जिस तरीके की परिस्थिति में आप काम कर सकते हैं, उस तरीके की परिस्थिति में महिला भी काम कर सकती है। ये मुहिम चलाई इन महिला समूहों ने कि दहेज प्रथा के खिलाफ बात की। कहां बात की? दहेज प्रथा के खिलाफ इन्होंने बात की। किसके खिलाफ? दहेज प्रथा के खिलाफ बात की और एक मुहिम चलाई दहेज प्रथा के खिलाफ और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की बात की कि संपत्ति में भी हमको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए और व्यक्तिगत हमको स्वतंत्रता भी
मिलनी चाहिए। और इसी तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में, किसमें, समाज में, सोसाइटी में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिलाओं का आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। और 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कौन सा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान तरीके का एक समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। संविधान के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। हम देखिए, एक चैनल हमारा है विधिक शिक्षा, कॉम्पिटेरिया, हर एक वर्ड के बाद स्पेस है। विधिक शिक्षा कॉम्पिटेरिया, VIDHIK स्पेस SIKSHA स्पेस COMP कॉम्प स्पेस TERIA टेरिया। तो विधिक शिक्षा कॉम्पिटेरिया, ये FB पर एक पेज हमने बनाया है। FB का मतलब फेसबुक, FB पेज है हमारा। क्या है? FB पेज है, जिस पर कि मैं लाइव सेशन में इस समय हरियाणा किराएदारी नियंत्रण अधिनियम 1973 पढ़ा रहा हूं। तो जो विद्यार्थी हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन का फॉर्म भरे हैं और वो हरियाणा किराएदारी अधिनियम की पुस्तक नहीं पा रहे हैं, या उनको किराएदारी अधिनियम नहीं प्राप्त हो पा रहा है नोट्स, तो वो हमने हरियाणा किराएदारी नियंत्रण अधिनियम के बेयर एक्ट को मैं वहां पूरा प्रॉपर इंग्लिश भाषा में पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी भाषा में। और मैं पंजाब कोर्ट अधिनियम भी पढ़ाऊंगा, पंजाब कोर्ट एक्ट और पंजाब किराएदारी एक्ट, जिसमें कि हमारे सिलेबस में हरियाणा जुडिशरी में केवल पंजाब कोर्ट एक्ट है। तो मैं उसको पंजाब कोर्ट एक्ट को भी लाइव सेशन में मैं वहां पर डिस्क्राइब करता हूं, ये आप ध्यान रखिए। तो विधिक शिक्षा कॉम्पिटेरिया जो मेरा चैनल है, FB पर पेज है, वहां पे मैं विधिक जानकारी, लीगल असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर, जूनियर लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, लॉ क्लर्क, उसके साथ ही साथ एडवोकेसी, ऑल इंडिया बार काउंसिल, एडवोकेट ऑन प्रैक्टिस, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये सारी परीक्षाओं की तैयारियां मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूं। किस पर? विधिक शिक्षा कॉम्पिटेरिया फेसबुक पेज पर। अभी फिलहाल फिर मैं कॉम्पिटेरिया पे भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जुडिशियरी एंड एडवोकेसी प्रेप, तो उस प्लेलिस्ट में भी अपलोड करूंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ यूपीएससी के लिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ही डील कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी विद्यार्थी यूपी SSSC पेट के एग्जाम दिए हों, वो अपना स्कोर कार्ड, कल से ही रिजल्ट आया हुआ है, कल ही यूपी SSSC पेट का रिजल्ट आया हुआ है। आप लोग यूपी SSSC पेट का रिजल्ट स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। पेट, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आपको पेट का रिजल्ट मिल जाएगा। किस वेबसाइट से? upSSC.nic.in, www.upSSC.nic.in या gov.in, ये वेबसाइट है। वहां से आप यूपी SSSC पेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी वहां पे आएगी। लोअर सबऑर्डिनेट मतलब लोअर PCS जिसको आप बोलते हैं, 2024 की वैकेंसी आएगी। लगभग 800 पोस्ट खाली है, जो कि पहली इंफॉर्मेशन थी, हो सकता है 1200-1300 पोस्ट आ जाए। तो आप सभी लोग को अनंत शुभकामनाएं आपके यूपी SSSC पेट रिजल्ट की, और अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, दाल रोटी के लिए ये पेट का रिजल्ट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। कम से कम 33 नंबर पाने पर 100 में से आप पेट क्वालिफाई माने जाते हैं। और इस बार जो पेट में कम नंबर भी पाए हैं, 33 से ऊपर भी, वो भी दौड़ में हैं, क्योंकि बहुत हार्ड पेपर था पेट का। तो यूपी SSSC पेट 2023 के रिजल्ट ने काफी इंतजार कराया। 28 और 29 अक्टूबर या 27-28 अक्टूबर को पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, 2 दिन के अंदर। तो इसके रिजल्ट आ गए हैं। पेट के रिजल्ट को डाउनलोड कीजिए, स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए, फॉर्म आएगा, उसमें आप स्कोर कार्ड के हिसाब से मेंस के फॉर्म भरेंगे। और यूपी PSC
रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एडमिट कार्ड जल्द ही लाइव होंगे। हॉल टिकट लाइव हो जाएंगे वेबसाइट पे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 11 तारीख को परीक्षा है। अब कल तक या आज शायद आ गया हो, भी मैंने साइट नहीं चेक की, या कल तक यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 11 फरवरी को एग्जाम है 2 सिटिंग में। सेकंड सिटिंग हिंदी की होती है 1 घंटे की, फर्स्ट सिटिंग 2 घंटे की। जीएस का पेपर होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ आता है, जीएस आता है। और उसके लिए स्पेशली आप यूपी की जनगणना, भारत की जनगणना, यूपी स्पेशल और दृष्टि जो आंख वाली बुक आती है जिसपे आई बनी होती है वो पढ़ लीजिए, या कोई अच्छी मैगजीन पढ़ लीजिए जीएस करंट अफेयर्स की, और प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और एक यूपी पीसीएस का भी प्रैक्टिस सेट आया है, वो भी मैंने कल देखा था, वो भी आप लगा सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के आप टेक्स्ट सीरीज टेस्ट बुक करके जो ऐप है उस पर भी प्रैक्टिस सेट पे टेस्ट आप दे सकते हैं। वो एक अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप खरीद लीजिए, 22-23 साल का, सॉल्व कर लीजिए 25 साल का पेपर। घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी